बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नमरा तारिक। इस वक्त अगर मुल्की सियासत का रुख किया जाए तो चंद रोज़ कबल तक तो हमें मुज़ाकरात की कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर कुछ उम्मीदें भी हम लगा रहे थे कि शायद मुज़ाकरात हो जाएं। लेकिन अब एक बार फिर से आइन में एक तरमीम खबरों की जीनत बनी हुई है, जहां पे 28वीं तरमीम में एक अहम नुक्ते की बात हो रही है कि वोटर की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 25 साल तक करने के बारे में कुछ राय पाई जाती है। और इस नुक्ते पर सबसे ज़्यादा एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है या नहीं, दैट्स अनदर डिबेट, लेकिन होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को नौजवानों में सबसे ज़्यादा मकबूल जमात करार देती है। तो अगर ऐसी तरमीम होती है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर का होगा, जो कि 18 साल से 25 साल के दरमियान है। अब ऐसी तरमीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? हमने प्रोग्राम में इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी इस पे बात की है, हमने PMLN के रहनुमाओं से भी इस पे बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पे जानना इंतहाई अहम है। अच्छा, खबरें साथ ये भी सामने आ रही हैं कि दोनों अपोजिशन रहनुमाओं का जो नोटिफिकेशन है उस पर मुज़ाकरात के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का किरदार अदा कर सकते हैं। अगर शेर अफजल मरवत की मैं बात करूँ, उन्होंने कहा कि ये CBMs जो है उनको कंसिडर किया जा सकता है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत की जानिब से इस हवाले से अभी तक तो कोई डेवलपमेंट का जिक्र नहीं किया गया। जबकि हुकूमती जमातों की जानिब से यह कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी मुज़ाकरात को लेकर संजीदा है ही नहीं। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यह कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक संजीदा प्लान तैयार करे, उस प्लान के साथ स्पीकर कौमी असम्बली के पास आए और हम फिर मुज़ाकरात को जो है आगे लेके जाएंगे। तो ये सवाल भी मेरा यहाँ पे अभी तक पेंडिंग है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर के ऑफिस का रुख किया, क्या आपने मुतालबात स्पीकर नेशनल असम्बली के पास रखे थे या नहीं? ये सवाल अपनी जगह। फिर तीसरा सवाल मेरा आज के प्रोग्राम में होगा कि 8 फरवरी की जो एहतजाज की कॉल है उसके हवाले से PTI का लाए अमल ताहाल सामने नहीं आया। कभी ये कहा जाता है कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की कॉल है और पहले PTI स्ट्रीट मूवमेंट के लिए लाहौर का रुख करती हुए मैं नजर आई, फिर सिंध का दौरा हुआ, उसके बाद बलोचिस्तान का प्लान था, वो भी अभी तक सामने नहीं आया। तो बिल्कुल उनके कदम पर कदम रखकर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान भी उन्हीं इलाकों का दौरा करती हुई नजर आ रही है। तो सवाल यह है कि क्या इस मामले पर PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान क्या एक पेज पर हैं या नहीं? PTI ने पंजाब या सिंध में एक मोमेंटम क्रिएट तो किया था, लेकिन उस मोमेंटम को मेंटेन कर रही है क्या तहरीक इंसाफ या नहीं? तो ये मोमेंटम जो है उसमें फिलहाल सुस्ती की वजह क्या है? क्या PTI के बैकडोर राब्ते हो रहे हैं या नहीं? क्योंकि बैरिस्टर सैफ का भी यहाँ पे बयान मुझे याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं बानी की रिहाई के लिए कोशिशों में हूँ। तो क्या ये कोई खामोश मसलहत हो रही है या नहीं? अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 8 फरवरी की कॉल दी गई है, मगर क्या ये कॉल PTI की है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की? ये सवाल भी देखेंगे। कभी सिर्फ पहिया जाम हड़ताल की बातें होती हैं और कभी एहतजाज की। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान का एक जो बयान है वो तो चलें दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उन्होंने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की है। तो जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है क्या बन सकता है? क्या PDM की तर्ज का कोई जो अलायंस है वो सामने आता है इन फ्यूचर और नॉट? इस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोदा साहब ने मुझे नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में ज्वाइन करने के लिए। आप बताएं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कहाँ से करें? मेरे ख्याल में हम मुज़ाकरात पे आ जाते हैं। मुज़ाकरात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय, पहले तो हमने सुना कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन अभी तक कहीं पे कोई भी उस पर हलचल होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब तो CBMs आपको कंसिडर करने चाहिए थे हुकूमत के दो। बहुत शुक्रिया नमरा, आपने मौका दिया। देखें, जब भी एहतजाज की कॉल होती है, जब भी कोई लाअमल आता है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो इस तरह की बातें जो हैं वो कर दी जाती हैं। अच्छा। इससे पहले 26 नवंबर को जब लोगों के ऊपर कत्लेआम किया गया, उस वक्त भी कहा गया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि हमेशा हमें कहते हैं कि हम हटदर्म हैं और कोई गुफ्तगू की बात नहीं करते, जाइए ज़रा बात कीजिए, पता चलता है क्या करते हैं। हमने कहा कि अब 26 नवंबर पर कमीशन बना दें, इन्होंने कहा जी हम पूछ के बताते हैं। 9 मई पे कमीशन बना दें, इन्होंने कहा पूछ के बनाते हैं। 8 फरवरी पे कमीशन बना दें, इन्होंने कहा जी पूछ के बताते हैं। इमरान खान से मुलाकात करा दें हमारी, इन्होंने कहा पूछ के बताते हैं। तो ये तमाम लोग जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हैं, इनके पास इख्तियार नहीं है। जहाँ इख्तियार है वहाँ भी इमरान खान साहब ने ख़त भी लिखा और कहा कि मुल्क को ज़रूरत है इस वक्त मामला जो हैं बातचीत से मामले को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इकॉनमी जहाँ पर पहुँच चुकी है, बेरोज़गारी, जहाँ महंगाई पहुंच चुकी है, जहाँ अमन का मामला है, जहाँ दहशतगर्दी के हवाले से पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है मसाइल से दो चार है, लेकिन किसी बात को सीरियस ना लिया गया। इस वक्त जो सूरत हाल है 8 फरवरी के हवाले से बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है। हम 8 फरवरी को एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट लूटा गया है और इस दिन के ऊपर हम यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं कि
जो आवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया है वो आवाम नहीं भूली, और हम सड़कों पर निकलेंगे, बताएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, जो कि आईन पाकिस्तान हमें इजाज़त देता है, आइन का आर्टिकल 16 आपको हक देता है। तो लिहाजा इसमें कोई दो टोक राय नहीं है। हाँ, जो स्ट्रेटजी है वो नंबर 1 तो यह है कि पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन पहिए जाम हड़ताल होगी, जिसमें तमाम ताजर बरादरी, तमाम जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले हैं या दीगर जितने लोग हैं, उन तमाम लोगों से हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपनी दुकानें, अपने रक्शे, अपने ट्रक्स, अपने बसें, अपनी तमाम तरह जो एक्टिविटीज़ हैं उनको तर्क कीजिए और एक खामोश तरीके से उस एहतजाज के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए कि पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला किया गया 8 फरवरी को। अच्छा। दूसरी जो स्ट्रेटजी हुई है कि आज से मैं आपको एक खबर दे दूं, 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिसमें तमाम सूबों के सदर और उसके अलावा मरकजी क़यादत और तमाम गुफ्तगू हुई है। ज़ाहिरी बात है, तहरीक का या मुज़ाकरात का मैंडेट खान साहब ने तरीक़े तफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को दिया है। हमने मुख्तलिफ जो बातें डिस्कस की हैं, स्ट्रेटजी मुख्तलिफ जो है वो गुफ्तगू हुई है, जिसकी फाइनल अप्रूवल और अनाउंसमेंट जो है वो तरीक़े तफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगी, जो कि उन तक पहुँचा दी गई है। वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में, यानी 1-2 दिनों के अंदर आपको खबर मुझे दी उसमें ये आपने अपना लाएमल बताया 8 फरवरी के लिए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो भेज दी है TTAP को। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान अब उसको अप्रूव करेगी, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TTAP 1 पेज पे ऑन बोर्ड होते हुए 8 फरवरी को अपना लाएमल जो उसको मुकम्मल करेंगे। बिल्कुल जी, ये ऐसे ही है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अच्छा, आपने कहा कि पहिया जाम हड़ताल, आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी फिलहाल इस बात की मुतहम्मिल है कि जहां पे तमाम तर बिजनेसेस एक दिन के लिए अगर वो मिलियंस बिलियंस का नुकसान हो रहा है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, और एक जाती जेब पे जो है वो एटलीस्ट हंड्रेड्स का तो नुकसान होगा ही ना? देखिए, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि आपकी इस वक्त मैशत कहाँ पर खड़ी है। बेरोजगारी 21 साल की बुलंदतरीन सतह पर है, 50% अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे है। 51 साल का रिकॉर्ड जो है आप सरमायाकारी के हवाले से तोड़ चुके हैं, यानी 0% सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आई है। 58 साल का रिकॉर्ड आप कुव्वत खरीद के अंदर तोड़ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग बेघर रो रहे हैं। वादी तीरा के अंदर ऑपरेशन, कोई उनका पुरसान हाल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वहाँ अपने लेवल तक लगी है। कराची के अंदर प्लाजे को आग लगी, 4 दिन लोग जल के जो है वो बेचारे चले गए अगली दुनिया को। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी भी सियासत कर रही है, बाकी जो जमातें हैं वो भी सियासत कर रही हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ आज तक ना FIR हुई है, ना कार्रवाई आपने देखी होगी। पंजाब के अंदर शादियाने बज रहे हैं, टिकटॉक्स बनाई जा रही हैं, आवाम का पैसा अरबों रुपए लूट के, और फिर वीडियोस बनाई जा रही हैं। यानी आप आवाम को कहते हैं कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, फिर आप देखें ना कि लोग गुर्बत से मर रहे हैं, और आप फिर अगर सादगी से शादी नहीं कर सकते, आप समझते हैं कि ये आपके अपनी पैसे जैसे आपने करना है, तो उसकी वीडियोस बनाकर फिर अपलोड तो ना कीजिए। आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? ठीक है, पाकिस्तान के हालात ये हैं। तो ये जो सारा निज़ाम बनाया गया झूठ का, जिससे मजीद हमारा मुल्क पीछे जा रहा है, IMF की रिपोर्ट ने क्या कह दिया, 5300 रुपए की, इसको ख़त्म करना है तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर हम घरों में बैठे रहें, एहतजाज ना करें और इस जो इलिजिटिमेट सेटअप है इसको तस्लीम करें, तो पाकिस्तान उससे मजीद आगे जो है वो तनज़ली की तरफ बढ़ेगा। और अगर ये निज़ाम झूठ का जो कायम किया गया है ये गिरता है, जिसके लिए हम निकलेंगे, तो फिर ये जो 1 दिन का या 2 दिन का एहतजाज है, जो 1-2 दिन का नुकसान है, लेकिन फिर आपका मुल्क आगे बढ़ेगा। उस मुल्क को बढ़ाने के लिए कोशिश आपको लगता है कि हुकूमत आपको ये करने देगी? इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिकॉर्ड है वो तो है ही एहतजाजी सियासत का। जब भी आप एहतजाज के लिए निकलें, आपके रास्ते में बज़ाहिर आप ये कहते हैं कि रुकावटें डालेंगी। हुकूमत को जब पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये इंतशार फैला रहे थे, इसलिए हमें जो स्टेट की सिक्योरिटी ऑफ कोर्स उसकी 70 पे हम कोई क्वेश्चन रेज नहीं होने देते। तो ये आपको लगता है कि अब हुकूमत आपको कैसे करने देगी? कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? देखिए, हमारा जो रिकॉर्ड है ना, वो रिकॉर्ड बड़ा वाज़ेह है। हमने पुरअमन तरीके से हमेशा एहतजाज किए, हमने अदालतों में रजू किया, अदालतों को 26वीं 27वीं तरमीम के तहत खत्म कर दिया। हमने बार बार हाई कोर्ट के अंदर गए कि इमरान खान साहब के केसेस लगाएं, 15 दफ़ा हम गए, वो नहीं लगे। हमने मखसूस नशस्तों के लिए अदालतों से रजू किया, उन्होंने जिस जमात ने वोट नहीं लिया उठा के उनको दे दी। लोगों के बुनियादी हकूक, अगवाकारियाँ, छापे, गिरफ्तारियों के खिलाफ हम अदालतों के अंदर गए, फिर भी नहीं उसके ऊपर अमल किया गया, कोई अदालत ने एक्शन नहीं लिया। जिस जज ने हल्के खोलने की बात की, उस जज के ऊपर जेली डिग्री का मामला लगाकर उसे घर भिजवा दिया गया। जो जज बोला जिसने खत लिखा उसे कहा गया कि तू अब साइड पे हो जा। जिसने बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर मजीद सख्ती की या उसको मजीद सबोटाज किया, उसको नवाजा गया। किसी को चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, किसी को DC लगाया जा रहा है, किसी को DPO, किसी को IG, किसी को कुछ। तो देखें, हम जो ये पहला रास्ता है ना, लीगल रास्ता या पुरअमन या जो इस तरह के कोर्सेज हैं, वो तमाम अडॉप्ट किए।
दूसरा रास्ता है एहतजाज का, पुरअमन तरीके से, जो हमेशा हमने पुरअमन किया। रियासत की तरफ से जबर किया जाता है, एंड पे हमारी गिरफ्तारियां करके, लाठीचार्ज करके, कत्लेआम करके कहा जाता है कि इन्होंने हमला कर दिया। कहां पर हमला हो गया? आपने देखा पंजाब के अंदर गए कोई हमला हुआ, हम सिंध के अंदर गए कोई हमला हुआ, कल पेशावर के अंदर हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज जो खान साहब के हुक्म के मुताबिक हुआ है। अच्छा। उसकी आगे फेज जो है वो कल पेशावर से स्टार्ट हो रहा है, परसों हम सवात जा रहे हैं। ठीक है, तो आप नहीं देखेंगे कि कहीं गमला भी टूटा। तो ये जो और बलूचिस्तान का रुख कब करेंगे फिर? बलूचिस्तान का रमजान केपी के के बाद अंडर है होगा ये आपकी वो वाली जो स्ट्रीट मूवमेंट है जिसका लाहौर से आगाज हुआ, फिर सिंध गए, अभी केपी का रुख करने लगे और फिर बलूचिस्तान, राइट? बिल्कुल जी, उसके बाद बलूचिस्तान हम रमजान के बाद जाएंगे। गैप आया था दरमियान में हमने एजेके भी जाना है, 8 फरवरी के ऊपर फोकस होगा। 8 फरवरी के बाद हमारा एजेके का प्रोग्राम है, वहाँ के सदर ने दावत दी है। 8 फरवरी तक जो हमने मोमेंटम बनाना है इस स्ट्रीट मूवमेंट के बाद, हमने ताजरों और उन तमाम लोगों तक जाना है, जाकर उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप एहतजाज के अंदर शामिल हों। तो दरमियान में वो है 8 फरवरी तक जी। अच्छा, चलें ठीक है, ये स्ट्रीट मूवमेंट पे भी आपकी अपडेट आ गई है। आपने जिक्र किया बीच में कि इख्तियार जो है वो हुकूमत के पास नहीं है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात होती है वो हमेशा ये कहते हैं कि इनके साथ बैठ के क्या करना, इनके पास इख्तियार नहीं है। और अब हुकूमत ये कहती है कि इख्तियार की अगर बात है तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं है। आपकी जितनी भी क़यादत बाहर है, वो अगर कोई फैसला करती है, लेट्स से कि वो अगर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाती है, तो वो तो इमरान खान किसी भी टाइम पर वीटो कर देंगे। इख्तियार तो असल में सिर्फ जेल में है। बिल्कुल, इख्तियार जेल में ही है और उन्होंने इख्तियार आगे सौंपा है, उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने अपोजिशन लीडरान बनाया, पार्टी के उहदेदारान है। अच्छा। तो अगर आप समझते हैं कि इमरान खान से ही बात करनी है तो जाएं, जाकर कर लें, क्योंकि अगर आप मुल्क के लिए संजीदा होते ना तो आप फिर मुल्क का सोचते, मुल्क की आवाम का सोचते। जाकर आप ट्रंप को जाकर आशीर्वाद ना दे रहे होते, वहाँ अमन मुआहदों के अंदर शमूलियत ना कर रहे होते। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो या यहाँ पाकिस्तान के अंदर मामला हो, ये तमाम लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, आज आप एब्सोल्युटली यस पहले हो कहते थे गया। कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, बल्कि ये जो ट्रंप की बत्ती जिसका ये फ्रेज भी बन गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद ही डोनाल्ड ट्रंप से थी। देखिए, वो आएंगे, एक ट्वीट करेंगे और इमरान खान आएंगे, तो अभी आप कह रहे हैं देखिए आलमी ताकतें पूरे दुनिया के अंदर जो है असर रखती हैं। बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों के ऊपर हर मुल्क को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और अगर ट्रंप साहब ईरान के अंदर कर सकते हैं, हालांकि वो मुदाखलत है, वहाँ कर सकते हैं, धमकियां दे रहे थे ना, वहाँ तो उन्होंने नहीं कहा कि बुनियादी हकूक का मामला है। तो पाकिस्तान में उन्होंने जो खामोशी इख्तियार की वो वाज़ेह नज़र आती है कि शहबाज शरीफ साहब उनके सामने लेटे हुए हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ से ऐसे लोग, मैं चाहूंगी कि आप हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरी जो साइड है प्लीज उसको भी कंसिडर करें। आप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान में वो होती है तो वो मुदाखलत है, और पाकिस्तान में अगर वो नहीं हो रही तो वो खामोशी है, पाकिस्तान में अगर हो तो वो मुदाखलत नहीं है। नहीं, देखें, उधर उन्होंने ये कहा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया या गोली चलाई जाए, जो कि गोली नहीं चला रहे थे, तो हम आपका वही हाल करेंगे जो दूसरे मुल्कों का किया है। तो ये तरीकाकार नहीं होता। तरीकाकार ये होता है कि कहीं पर अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उस पर आप कहें, रिक्वेस्ट करें कि ऐसा ना कीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान में आज भी देख लें, ईमान मजारी को जिस तरह सरीना चौक से उठाया गया, सिर्फ उसने मिसिंग पर्सन का मामला अदालतों के अंदर उठाया, उसके ऊपर मुकदमात बन गए। एक मुकदमा तो मेरे साथ भी उनका उसमें भी नॉमिनेट हैं, और जो बार के सदर हैं उन्होंने दर्ज करवाया था कि उन्होंने हमला कर दिया मेरे ऊपर। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर आप बात करेंगे, आप बोलेंगे। लाहौर के अंदर क्या हो रहा है, 4 बच्चे हैं, उनके वालिद रक्षा ड्राइवर थे, उसके घर में हमला किया और बेचारे उसको वो दुनिया से चला गया। ठीक है, पीटीआई का कारकुन समझ के गया, हालांकि वो पीटीआई का नहीं था। लेकिन क्या उस पर कोई एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं हुई है। आज पे हुई है कोई जो इन्होंने हमला किया? नहीं हुई। इससे पहले एक जज की गाड़ी के बच्चे की गाड़ी के नीचे 2 बच्चियां आ गई थी, उसको भी जो है जमानत दे दी गई। तो यहाँ कानून सिर्फ जो है ना वो गरीब के लिए है, अमीर जो है वो कानून से ऊपर है। यही इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए कानून जो है बराबर हो। जब तक कानून इंसाफ नहीं कायम होगा, ना आपके मुल्क में सरमायाकारी आएगी, ना आपकी मैशत ठीक होगी, ना आपके मुल्क के अमन आएगा, ना जमहूरियत होगी, ना कुछ होगी। हम इसलिए जदोजहद कर रहे हैं। ठीक है नईम साहब, 28वीं आईनी तरमीम आ रही है? देखिए, 28वीं आईनी तरमीम तो जिनसे आपने पूछना है, यानी हुकूमती नुमाइंदों से, तो वो भी कहेंगे जी कि अभी तक हमें नहीं पता कि क्या है। वो एग्जैक्टली यही ठीक है। और जब ड्राफ्ट आ जाएगा उसके बाद उन्हें शेयर किया जाएगा, कहा जाएगा कि बस दस्तखत कर दो, और वो कर देंगे। वजह क्या है? क्योंकि अवाम के वोट से नहीं आए, तो जाहिर बात है जो उनको लाए हैं वो कहेंगे कर दो तो वो कर देंगे। ठीक। तो मामला ये है कि ये हर वो तरमीम करेंगे जिससे इमरान खान को जेल में रखना है, लोगों को दबाए रखना है। अच्छा। आज़ादी सहाफ़त के ऊपर पाबंदी लगाए रखनी है। इस वाली तरमीम पे तो जो बहस इस वक्त चल रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आमने सामने ला के खड़ा करती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये समझती है कि ये दोनों जमातें, अगर ये तरमीम हो जाती है जिसमें 18th अमेंडमेंट्स के कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो रिवर्सल की तरफ जाते हैं तो ये दोनों जमातें एक साथ एक दूसरे के सामने आ जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका फायदा भी उठा सकती है? देखें, पहली बात तो यह है कि
ये दोनों एक दूसरे के सामने सिर्फ जुबानी कलामियां आएंगी, अच्छा। प्रैक्टिकली नहीं आएंगी, 18th क्योंकि amendment दोनों में के भी। ऊपर जो डंडा है ना, उस डंडे के नीचे ये तमाम एक हैं, मुत्तहिद हैं, ठीक है जी। और जो आगे इनका दुश्मन है ना, जो इनको ये समझते हैं दुश्मन है, जो पाकिस्तान का खैर खा है, जिसने इनकी लूट मार और करप्शन की बात की है, जिसने कहा है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आवाम का पैसा आवाम को दें, वो इनका दुश्मन है। उसके सामने ये तमाम मुत्तहिद हैं। जब भी इनमें से कोई फरीक ऊपर नीचे होता है ना, वो खाली तस्वीर दिखा देते हैं, इमरान खान को निकालें, ये पीछे हो जाने, कहते हैं नहीं उन्हें रहने दो, मेहरबानी करो, वो बेची रहा, मेहरबानी करो, जिमें कहते हो मनन नूं तैयार हाँ जी, मनन नूं तैयार हैं। अच्छा। इनकी ये हालत है। अच्छा, तो फिर मतलब ये 28th अमेंडमेंट आ रही है और इस पे दोनों जमातें एक साथ होंगी, और इस पे एक पॉइंट ये भी रेज हो रहा है कि ये जो एज है वोटर की वो 18 से बढ़ा के 25 हो रही है, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आपको लगता है ऐसा कुछ है? देखिए, इस तरमीम के अंदर जो मैं नजर हमें आ रहा है ना, सिंध के अंदर तो होगा, वो तो पहले भी जो ये कहेंगे वो कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा है, अच्छा। वहाँ पर ऑपरेशंस हैं, वहाँ मादनियात का मामला है, वहाँ पर जो चीज़ें कंट्रोल करने के लिए कि सूबों से इख्तियारात वापस लिए जाएं, अच्छा। जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें सूबाई मामला जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर हमला है। आप बजाय ये कि निचले लेवल तक, कौंसलर लेवल तक इख्तियारात को लेकर जाएं, आप उनसे इख्तियारात छीनना चाहते हैं। यानी कि इस पे आपका पीओवी जो है वो पीपीपी से मिलेगा, तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे रुजू करती है, आप उनके साथ बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। हमारा मौकफ अपनी जगह पर कायम रहेगा और हम उसको अपोज करेंगे, असेंबली के अंदर भी या बाहर भी। बाकी रहेगी बात 25 साल तक जो वोटर है, 18 से 25 साल का वोट काटना। ठीक है। आप 70 साल के बंदे का भी वोट काट देना जी, उस 71 साल के बाबे ने भी आपको वोट नहीं देना, क्योंकि जो आपके कारनामे हैं, जो आपके आज 2025-26 है, आज 70-80 की दहाई नहीं है कि वो कहेंगे कि नवाज शरीफ अब तुम आओ, मुल्क बचाओ, तुम संवारो और तुम ठीक कर लोगे। आज लोग जानते हैं, लोग बिजली के, आप कैमरा मैन से पूछे ना, ये आपके पीछे खड़े हैं, कितने का आटा मिला है, ये बताएंगे कि 150 रुपए का किलो मिला है। अच्छा। 6000 रुपए का वो आटे का मन बनता है, और अगर गंदम किसान से लेनी है तो वो 2000 की है। आज इनसे पूछें कि बिजली के बिल आप अदा कर पाते हैं 25, 30, 40 हजार से, तो ये आपको बताएंगे कि हम ना बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, ना बच्चों की फीस दे सकते हैं, ना कोई और चीज कर सकते हैं। हमें तो जो है वो बस तो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो वो इंटैक्ट रहेगा इवन इफ द एज गोज अप टू 25 इयर्स? देखिए, तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है। अच्छा। हर वो बंदा तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान में चाहता है कि जो कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था उस ख्वाब की ताबीर हो। ठीक है। तो लिहाजा ये कहना कि ये पीटीआई का वोटर जो है वो मुतासर होगा, पीटीआई जो है वो कोई उसने कोई जन्म दिया है किसी को? ये तो अवाम है ना, अवाम एक जमात को सपोर्ट करती है, और वो सपोर्ट यही है, वो पाकिस्तान की खातिर है। आप उन्हें सारा दिन बैठ के कहते हैं दहशतगर्द दहशतगर्द, डिजिटल दहशत। मैं आज देख रहा था, मैंने एक बंदे को फोन मिलाया, मैंने कहा जी मैं इससे बात करता हूँ, आगे से जनाब हदायत दी जा रही थी जी, कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर जजेस के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, बाकी इदारों के खिलाफ कोई मवाद ना दीजिए। भाई, आप जो इदारा गलत काम करेगा उसके खिलाफ क्यों नहीं बात की जाएगी? जो जज इंसाफ नहीं देगा उसके खिलाफ क्यों नहीं बात की जाएगी? तो ये आपको लेक्चर ना देने पड़ते, स्कूलों के अंदर जाकर आपको लोगों को हदायत ना देनी पड़नी होती अगर आप ठीक रास्ते के ऊपर होते। ठीक है। अच्छा, चलिए, हमारे टॉपिक्स तो डिस्कस हो गए। एक लाइटर नोट पे आखिरी मेरा आपसे सवाल होगा। मैंने सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल देखा जिसमें जो डिस्कशन थी वो ये थी कि बसंत की इजाज़त दी गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बहुत खुशाइंद है। अगर जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की अब जो प्लान सामने आया, अगर वो हो जाता है तो एक अच्छी बात है। लेकिन उसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि लेट्स से कि जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं और वोटर्स हैं, वो अगर काइट्स जो हैं उनमें उनकी पिक्चर आ जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे आ जाए, तो पंजाब गवर्नमेंट तो ये एंटिसिपेट नहीं किया होगा। ये लाइटर नोट पे है बाय द वे। देखिए, 8 फरवरी को पुरअमन तरीके से हम पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं, और जो बसंत है, बसंत अगर 8 फरवरी को ये मना रहे हैं तो 8 फरवरी को इमरान खान के दीवाने 804 के पतंग लेकर उसको हवा में उड़ाएंगे। फिर हर जो है वो छत के ऊपर पतंग होगा, हर छत के ऊपर डोर होगी। ये किस किस की डोर काटेंगे जिनकी अपनी डोरें कट चुकी हैं। चले जी, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया नईम आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू नईम हैदर पंजोदा साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। जो पीस बोर्ड बना गजा के मामलात पे, उस पर बहुत सी कन्फ्यूजन पाई जा रही है और कुछ इमोशनल और कुछ सेंटिमेंटल स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही है। वो क्या स्टेटमेंट्स, उस पर बात होती है आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की शमूलियत गजा पीस बोर्ड में, ये इस पे बहुत सी कंफ्यूजन पाई जाती है, मुख्तलिफ आरा भी सामने आ रही हैं, लेकिन ज़रूरी है कि तमाम तर जो इमोशनल साइड है उसको भी देखा जाए, कुछ लॉजिकल साइड जो है उसका भी रुख किया जाए। उस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं एम न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट भी और एंकर पर्सन मखदूम शहाबुद्दीन। साहब, पाकिस्तान की शमूलियत पीस बोर्ड के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़रूरी है देखना, और पाकिस्तान में जो अपोजिशन की तरफ से या दीगर जो जमातें हैं जिनकी तरफ से इस डिसीजन को अपोज किया जा रहा है उसकी वजह भी मुझे बताएं, और वो सही है गलत है, सही क्या है गलत क्या है, और पाकिस्तान का ये जो स्टांस है वो कितना फ़ायदेमंद होगा पाकिस्तान के लिए। देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इस वक्त गज़ा पीस बोर्ड में पाकिस्तान ने जो शमूलियत इख्तियार की है, ये सिर्फ पाकिस्तान ने अकेला कदम नहीं उठाया, बल्कि 8 मुस्लिम ममालिक जो कि गज़ा के अंदर अमन के हवाले से काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और जॉइंट प्रेस रिलीज़ भी जारी होते रहे हैं। इन तमाम तर 8 ममालिक, जिनमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, UAE है, तुर्की है, मिस्र है, ये तमाम तर ममालिक जो हैं इन्होंने मिलकर ये साइन किया है गज़ा पीस बोर्ड में जो शमूलियत है उसके डॉक्यूमेंट को। अब इस हवाले से जाहिर बात है, जब इस तरह का कोई एक इतना बड़ा इवेंट होता है तो फिर चहमगोइयाँ होती हैं, अफवाहें होती हैं और कन्फ्यूजन भी होती है, और वो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन इस हवाले से हमने इंतहाई आम तरीन जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनसे एक अहम तरीन मुलाकात की और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो समझने की कोशिश की है, क्योंकि वो सवालात जो लोगों के जहन में उभर रहे हैं। अच्छा, उस हवाले से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनका ये कहना है, और एक बड़ी तवील नशिस्त हुई जिसमें बड़ी खुली डुली, जिसे आप कहते हैं ना, बात हुई और हर तरह के सवालात हुए, हर तरह से पूछने की हमने कोशिश की। उसमें जो चीज़ हमें समझ आई है, जो एक तासुर मिला है, पहली बात तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई गई कि पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान की मिलिट्री का जो मौक़िफ़ है गज़ा के हवाले से, वो पहले दिन से ये है कि वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है। और पाकिस्तान की फौज के जितने एलामिये हैं, अगर आप प्रेस रिलीज देख लें ISPR के, इससे पहले भी पाकिस्तान की फौज दुनिया की वाहिद फौज है जिसने अपने एलामियों के अंदर गजा में होने वाले जुल्म और बर्बरियत को जेनोसाइड यानी कि नस्ल कुशी करार दिया। अच्छा, फिर अब इसके ऊपर एक चीज का कंसेंसस है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का कि दिस जेनोसाइड मस्ट स्टॉप, ये बर्बरियत, ये नस्ल कुशी रुकनी चाहिए। इसके जो चीज समझने वाली है और जो हमने भी कोशिश की समझने की, वो ये है कि 2 तरीके होते हैं जिससे आप जेनोसाइड को रोक सकते हैं। एक है आप मिलिट्री एक्शन करें, आप अपनी फौजें उतार दें। दूसरा ये है कि आप पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाएं। अच्छा, मिलिट्री एक्शन जो है वो भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये हो जाना चाहिए और इस तरह का, उसमें भी प्रैक्टिकलिटीज देखनी होती हैं। आज तक UN की ऐसी कोई रेजोल्यूशन या फिर इवन OIC की कोई रेजोल्यूशन होती, या फिर जो गजा और इसराइल के इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनमें से कोई इन्वाइट करता कि आएँ और हम आगे बढ़ते हैं, पेश कदमी करते हैं, इसी तरह आप पहुंच सकते हैं। लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी है नहीं। अगर आप पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो पॉलिटिकल सोल्यूशन के अंदर आपके पास बचता है एक मुल्क जो कदरे इसराइल के ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है या फिर इसराइल के साथ ऑन बोर्ड रहता है, और वो मुल्क है अमेरिका। अब ये जो 8 मुस्लिम ममालिक हैं, इनकी अभी तक की ये कोशिश रही है कि किसी भी तरह से अमेरिका को ये कन्विंस किया जाए कि कम अज कम एज अ स्टार्टर बेसिक चीज जो है वो ये है कि ये ब्लडशेड रुके, ये खूनरेजी रुके और ये जेनोसाइड रुके। अच्छा, सेकेंडली एक सवाल ये भी होता है, और ये तनकीद एग्जैक्टली, और इसमें एक तनकीद ये हो रही है कि भाई इस फोरम में तो इसराइल भी है। अच्छा, इसराइल अगर इसमें है इस फोरम के अंदर, तो पाकिस्तान ने तो इस तरह से इसमें शमूलियत इख्तियार करके पता नहीं क्या कर दिया। भाई, पाकिस्तान UN का भी मेंबर है, UN में भी इसराइल है, पाकिस्तान WHO का भी। ये मल्टीलेटरल फोरम्स होते हैं, इसमें मौजूद होना जरूरी होता है ताकि आप अगले को कन्फ्रंट कर सकें। आप अपनी सीट खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप सीट खाली छोड़ते हैं, आप देखें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वहां पर पैलेस्टीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रोक कर अपना तारुफ करवाकर शुक्रिया कर रहे हैं सपोर्ट के लिए। अच्छा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है जो बताई गई है, इससे भी बड़ा सवाल ये नहीं है कि इस पीस बोर्ड में पाकिस्तान ने शमूलियत क्यों इख्तियार की, बल्कि इससे आगे लोग बढ़ते हैं और वो जाते हैं इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तरफ, ISF, जिसकी एक बात होती है कि एक आलमी फोर्स बने, फौजें उतरे वहां पर। और उस हवाले से ऑब्वियसली वेस्टर्न मीडिया और ट्रंप तक ये बात करते हैं कि जी यहां पर जो फौजें उतरेंगी वो हमास को डिसआर्म करेंगी, शायद फलस्तीनियों के खिलाफ हो। इस पर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए का, ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं, एक क्लियर रेड लाइन उन्होंने बताई है कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी मजबूरियां हो, व्हाट्सोएवर, लेकिन 2 चीजें पाकिस्तान की फौज कभी नहीं करेगी। एक ये जो डिसआर्म करने का मुतालबा है, और दूसरा फलस्तीनियों के खिलाफ पाकिस्तान की फौज इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, यानी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। अच्छा, फिर इवन एक और सवाल ये पूछा कि अगर ट्रंप कल को फोर्स करता है
प्रेशर आता है हमारे लिए तो एक बड़ी ये दो धारी तलवार होगी, बड़ा आगे कुआं पीछे खाई। उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया गया कि भाई पहले भी वेस्ट का प्रेशर आता रहा, चाहे वो एटमी धमाकों के टाइम पे था, चाहे वो सन 2000 के बाद कश्मीर के मामले को भारत के साथ हल करने का था। पाकिस्तान ने उस प्रेशर को रेजिस्ट किया। जब प्रेशर आया तो उस प्रेशर को रेजिस्ट भी कर दिया जाएगा। और इस सब के अंदर तीन चीजें जो हैं वो क्लैरिटी के साथ बताई गई हैं नम्रा। पाकिस्तान की ये जो सिक्योरिटी जराए उनकी तरफ से कि पाकिस्तान अपने एक स्टांस के अंदर 1% भी तब्दीली नहीं करेगा, और वो स्टांस ये है कि आजाद फलस्तीनी रियासत प्री 1967 बॉर्डर्स के तहत जिसका कैपिटल अल कुद्स अल शरीफ हो। ये बहुत क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि भाई इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की स्टेट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल, ये स्टेट का मौक़िफ़ है। स्टेट की तरफ से ये क्लैरिटी के साथ एक रेड लाइन ड्रॉ करके बता दी गई है। फिर इवन ये तक बता दिया गया है कि भाई पाकिस्तान की फौज जो है, और इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे ऐड जरूर करना चाहूंगा, और इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री का, सिक्योरिटी जराए का ये मौक़िफ़ है कि जो हुकूमत कहती है, जो पार्लिमान का फैसला होता है या जो हुकूमत का फैसला होता है, फौज उसे आगे चलकर अगर कोई अगला स्टेप है उसे उसके तहत ही लेगी। अच्छा शहाब, इसमें ये जो पीस बोर्ड है ये फिर फंक्शन कैसे करेगा? क्योंकि ये कंफ्यूजन भी पाई जाती है, जिस तरह आपने बताया कि हमास को डिसआर्म करने की कोई बात भी नहीं होगी। पाकिस्तान की स्टेट का मौक़िफ़ उस पर बहुत ज़्यादा वाज़ेह है, लेकिन एक आम आदमी ना जब इस पर बात करता है तो उसकी कुछ खदशात होते हैं, और वो ये समझता है कि शायद ये जो पीस बोर्ड की जो TORs आए थे उसके मुताबिक तो फ़ौजें उतारी जाएंगी, पाकिस्तान जो उस फौज का हिस्सा होगा। तो उसकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे ये भी बताएं कि ये जो बोर्ड है उसके TORs क्या, और फिर ये किस तरह से काम करेगा? बिल्कुल, अच्छा, इसके TORs के हवाले से जो चीज़ सर्कुलेट कर रही है वो इस पीस बोर्ड का पहला ड्राफ्ट था। देखिए, मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स बनते हैं और इनिशियल ड्राफ्ट होता है, उसमें तब्दीलियां आती हैं, फिर मजीद डेलिब्रेशन होती है। सेकेंडली, पाकिस्तान बाउंड नहीं है। अब अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान मेंबर है। अच्छा। अब अगर अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसका ये इस तरह का कोई, आप UN से ही ऐसा फैसला ले आते हैं कि ये काम करना है, तो पाकिस्तान बाउंड नहीं है उस तरीके से कि पाकिस्तान उसे फॉलो करे। ठीक है। और दुनिया के अंदर वैसे भी चीज़ें जो हैं वो इन फोरम से बाहर ही हो रही हैं। सेकेंडली, इवन कुछ यहाँ तक लोगों ने कह दिया कि यही पीस बोर्ड अगर ईरान पर हमले की बात कर दे, तो भाई इससे पहले वेनेजुएला पर हमले के लिए अमेरिका ने कौन से बोर्ड से इजाज़त ली थी, या ईरान के ऊपर इसराइल ने? दुनिया में ऐसे ही चल रहा है, और पाकिस्तान जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटा हुआ है। और सेकेंडली, पाकिस्तान के साथ जो दीगर 8 मुस्लिम ममालिक हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट मुस्लिम नेशंस हैं जो मैटर करते हैं, जो गज़ा के लिए एक स्टैंड ले रहे हैं, और इस एक्सट्रीम सूरत हाल के अंदर गज़ा के लोगों के लिए, फ़लस्तीन के लोगों के लिए हमारी तो पहली कोशिश ये होती है ना, देखें एक जगह पे नस्ल कुशी हो रही है, ब्लड शेड हो रहा है, पहला तो काम है ब्लड शेड रुकवाएं, किसी भी तरह से आपसे हो सके, और ये एक प्रेशर का तरीका भी है, और फिर टेबल पे बैठ के उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करके। सेकेंडली, दिल्ली दूरस्थ अगर आगे की चीजें आती हैं, उन्हें पाकिस्तान उस हिसाब से डील भी करेगा, मैनेज भी करेगा, अपने इंटरेस्ट को और अपना जो पैलेस्टीन कॉज को लेकर नैरेटिव है उसे इन लाइन रख के। ठीक है, मुझे लास्टली ये बताएं कि पाकिस्तान अगर लेट्स से कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम जाते हैं कि नहीं भाई हम तो किसी तरह भी इजराइल के साथ वाले टेबल पे नहीं बैठने लगे हैं और हम लोग इसमें इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर उस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या नुकसान उठाना पड़ता? देखें, पाकिस्तान ने किस तरह अपने इंटरेस्ट को जो है वो सिक्योर कर लिया अब? एग्जैक्टली, इसमें देखें बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस बोर्ड में बैठना ही चाहिए, तो सवाल सिर्फ बड़ा सादा है। प्रैक्टिकलिटीज पे अगर हम बात करें तो अल्टरनेट क्या है हमारे पास? अल्टरनेट जो होता है ना, देखें मैं अगर किसी को ये मशवरा देता हूं कि आप ये एक काम ना करें, आप इस तरह से ना चलें, तो वो बंदा हक बजानिब होगा मुझसे पूछने में, अच्छा मुझे बताएं फिर मैं ये नहीं करता तो मैं क्या करूं? अच्छा, जो इसके ऊपर तनकीद कर रहा है इसमें शमूलियत की, ऑल्दो आप ये देखें कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ग्लोबल फ्रंट पे बैक सीट पे होता था और हमें ये मानना पड़ेगा, लेकिन मई 2025 के बाद बहुत से मामलात के अंदर हम फ्रंट सीट पे आए हैं, और आलम इस्लाम और मिडल ईस्ट के मामलात में तो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं। सऊदीया के साथ SMDA साइन किया, दुनिया पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ रुख कर रही है। पाकिस्तान एक बैलेंस रख के चल रहा है चाइना और अमेरिका के दरमियान, ये एक इम्पॉसिबल चीज समझी जाती है। रशिया के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं। पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को लेकर आगे चल रहा है मल्टीलेटरल स्ट्रैटेजी के साथ अपने फॉरेन अफेयर्स के अंदर। तो आई थिंक कि इसमें अगर कल को कोई चैलेंजेस आते हैं तो वो जब चैलेंज आता है तो उसे उस हिसाब से डील कर लिया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहब आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट से इतना ही। हमारी गुफ्तगू रहती है, एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, KP की सूरत हाल जो है वो क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो कुछ बिगड़ती हुई नजर आ रही है। वो सूरत हाल क्या है और क्या हमारी हुकूमतें पहले से एंटिसिपेट करने के बावजूद उसके लिए तैयार होती हैं या नहीं थी? अब की बार भी KP की गवर्नमेंट जो भी डिजास्टर सिचुएशन है इस वक्त KP में, उसके लिए तैयार थी, यार इस पर बात होती है आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। केपी के पहाड़ी इलाकों में होने वाली शदीद बर्फबारी ने जहां एक तरफ तो खूबसूरत मंजर पेश किया, वहीं पे आम जिंदगी को बुरी तरह से इस वक्त मुतासर किया। सड़कें बंद हैं, गांव-गांव का राबता मुनक़ता हो चुका है, बिजली और गैस की फराहमी मुतासर है और कई इलाकों में लोग बर्फ में फंसे हुए हैं। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ मौसमी बर्फबारी है या फिर मौसमियाती तब्दीली के नए और सख्त असरात हम देख रहे हैं? और सबसे अहम बात यह कि क्या हुकूमत इसके लिए तैयार थी? अगर हम आज खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बर्फबारी को सिर्फ एक मौसमी वाक़या समझ रहे हैं तो शायद हम तस्वीर का आधा हिस्सा ही देख रहे हैं। हकीकत ये कि पिछले 5 सालों में खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल शदीद मौसमी वाक़यात का निशाना बनता रहा। कभी शदीद बारिश हुई, कभी बर्फबारी, कभी सैलाब और कभी लैंडस्लाइडिंग जैसे 5 साला रुझान पर एक नज़र दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सिर्फ 2021 से 25 के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा में मौसमी आफात के नतीजे में हजारों घर तबाह हुए, लाखों लोग मुतासिर हुए और सैकड़ों कीमती जानें भी ज़ाया हुई। 2025 केपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब मॉनसून और क्लाउड बर्स्ट के वाकयात ने एक ही साल में 600 से ज्यादा अफराद की जान ले ली। इसी एक साल में तकरीबन 3800 घर नुकसानजदा हुए, 7000 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए और 30,000 एकड़ से ज्यादा ज़रख़े ज़मीन बिल्कुल तबाह हुई। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये पूरी कम्युनिटीज़ की जिंदगियां हैं जो कि बह चुकी हैं। 2024 में भी खैबर पख्तूनख्वा को मुतादिद बारिशों और बर्फबारी के जो सिलसिला है उसका सामना रहा, जिनमें तकरीबन 30 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए, तकरीबन 2000 घर मुतासिर हुए। मगर उसके बावजूद डिज़ास्टर की तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर कोई बुनियादी तब्दीली नज़र नहीं आई। सो इस पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सरदार फैज़ान जो कि ब्यूरो चीफ है एम न्यूज़ के पेशावर से, महर साहबजादा खान साहब ने भी ज्वाइन किया जो कि DG हैं मेट के, और कुछ ही देर में मुझे साथ ही ज्वाइन करते हैं अनवर शहजाद, स्पोक्स पर्सन PDMA KP। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया। DG साहब आपसे आगाज़ करूँगी। सर, ये जो बर्फबारी है ये कि एक रूटीन का मामला है या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हद से ज्यादा हो रही है? देखें, सर्दियों का मौसम आता है, सर्दियों में बारिशें भी होती हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होती है, जिसके लिए हम दुआएं भी मांग रहे होते हैं कि जी, चूंकि बर्फबारी जो होती है ये हमारे लिए गर्मियों के मौसम के लिए एक एहसासा होती है, जो स्नो मेल्टिंग हो के हमारे रिजर्वायर्स या दरियाओं में आके हमारे खेत खलियान की वो सैराब करने के बायस बनता है। तो ये अभी तक तो नॉर्मल है, लेकिन बात ये है, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि देखें, हमारा महकमा एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सरकारी महकमा है। हम फोरकास्ट जो है ना, हमने इसकी जो थी वो 15 तारीख को एक एडवाइजरी इशू कर दी थी, जिसमें पूरे पाकिस्तान में हमने इम्कान जाहिर किया था कि बारिशों का इम्कान है और हमारे ये पहाड़ी इलाके जो है मरी तक यहाँ पर बर्फबारी का इम्कान है। यानी मरी से ऊपर जितने भी है वहाँ पे अभी भी इस वक्त भी स्नोफॉल या बर्फबारी हो रही है। तो ये हमारी एडवाइजरी 15 तारीख को इशू हुई थी, यानी ये 21 और 22 को स्टार्ट होगी, और उसमें हमने इम्कान जाहिर किया था कि अच्छी खासी जो है ना वो। तो अब बाकी ये हमारा काम तो यहाँ तक होता है, हम इदारों को जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बता देते हैं कि जी आपने बंदोबस्त करना है। बाकी मैं किसी पे नहीं कहूंगा कि जी किसी ने किया या नहीं किया। सही। अभी अगली बात में बता दूं कि मेरी बात एक कंप्लीट हो लेने दे। आज फिर दोबारा हमने एडवाइजरी इशू कर दी है कि जी आगे फिर सोमवार, मंगल, बुध जो है ना वो फिर बारिश के दिन आ रहे हैं। 26, 27, 28 जो है ना उन दिनों में फिर बारिश होगी, और पहाड़ी इलाकों में तो हम तो पहले अलार्म इशू कर देते हैं कि जी ये, लेकिन मैं अब आगे जो है ना वो बात नहीं कहना चाहता कि जी कौन क्या करता है। ठीक है फैजान, ये बताइएगा कि इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं, आज तमाम तर दिन में जो वाकयात हुए, कितने लोग जाँ बहक हुए, कितने वाकयात खुदा न ख्वास्ता इस तरह के थे जिनके बारे में हम अभी जिक्र करना तो नहीं चाहते लेकिन हमें मजबूरन करना पड़ेगा, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसमें क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं? जी देखें, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। बहुत सारे इलाकों में छोटी मोटी हमने खबरें जो हैं वो आज रिपोर्ट की हैं। मुख्तलिफ जगहों पे सियाह जो हैं वो फंस गए थे। जैसा कि अब मालम जबा की बात करें तो वहाँ पे फौज ने जो है, पाक फौज के जवानों ने वहाँ पे जाके कुछ लोगों को रेस्क्यू किया, खाना पीना मुहैया किया। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक वाकया जो पेश आया है इस बर्फबारी के दौरान, वो चित्राल दरोज के इलाके दमेल में लैंडस्लाइडिंग की वजह से आया है, जिसमें 9 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, और कहा जा रहा है एक ही खानदान के 4 अफराद जो हैं बीच में शामिल हैं, जिनमें बच्चे भी जो हैं वो शामिल हैं, और 2 बीच में जख्मी भी हैं।
तो ये सबसे अफसोसनाक वाकया जो है वो चित्राल के इलाके में पेश आया। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी भी है। और जैसे कि अभी डीजी साहब ने कहा भी कि इतवार के रोज से कि इन्होंने नई एडवाइजरी जारी की है कि मंगल के रोज तक बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल है। जैसे कि आपने अपने कहा था कि ये क्या ये क्लाइमेट चेंज को हम देख सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है? बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंज की भी एक सूरत हाल है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजें जब एडवाइजरी जारी हो जाती है, कुछ जो जिम्मेदारी है वो ये लोगों को भी लेनी चाहिए। जो सियाह हैं उन्हें भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए बहुत सारे ये अगर हम गलियात की बात करें, मरी की बात करें, इन साइडों की हम अगर बात करें तो वहां पे गाड़ियों के दाखिले पे पाबंदी लगा दी गई है। और ठीक है, अगर आपको याद हो ठीक कुछ है। अरसा पहले जो है जी जी ठीक है। अच्छा, मुझे अनवर ने भी ज्वाइन किया। अनवर प्लीज मुझे ये बताइएगा, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो इसके लिए तैयार थी? हर साल बर्फबारी होती है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, बर्फबारी ने होना है, सर्दियों का मौसम है, केपी में ये बर्फबारी होगी, तो फिर तैयारी क्यों नहीं नजर आती है? और क्यों हर साल सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो अपनी जानें खो बैठ रहे हैं? बिल्कुल जी, जिस तरह आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में जो है इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। पहले से ही जो है हम विंटर कंटीजेंसी प्लान बना देते हैं, जिसके ऊपर हमें महकमा मौसमियात में जो उनकी जो वेदर आउटलुक होती है, उनको देखते हुए हम अपना प्लान तरतीब देते हैं। और हमें पता होता है कि आने वाली सर्दियाँ जो हैं इसमें कहाँ-कहाँ बर्फबारी होगी और क्या-क्या रिसोर्स मैपिंग होनी चाहिए। तो इन तमाम रिसोर्स मैपिंग के बावजूद जो है अवाम को जो है हम बाखबर रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सयाह बलाई इलाकों की तरफ रुख करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि पहले से ही हम जो टूरिस्ट होते हैं उनको बाखबर रखते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं ताकि उनको आगाह कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह आपको पता है कि सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं, स्कूल जो है छुट्टियाँ इसलिए देता है कि बच्चों को जो है या फैमिली को घरों में रहना चाहिए, लेकिन वो छुट्टियों का मतलब ये नहीं होता कि आप पहाड़ी इलाकों का रुख करें यानी जहाँ ये पर तमाम तर बर्फबारी और जिम्मेदारी जो लैंडस्लाइडिंग है, आप ये कह रहे हैं, वो अवाम की होती है, वो सीरियस नहीं होते और छुट्टियों में बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये हम बात होती है। देखिए एडवाइजरी हम पहले से इशू कर देते हैं, जिसमें एडवाइजरी हम जारी करना इज एनफ? नहीं, एडवाइजरी के साथ-साथ जो है हम तमाम रिसोर्स मैपिंग करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया हमारा कंटीजेंसी प्लान होता है, उस उसमें प्लान के क्या होता है? मुताबिक रिसोर्स मैपिंग करते हैं। अच्छा। जितने-जितने रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज़ होते हैं उनको अलर्ट रखते हैं। एडवाइजरी का मतलब ये नहीं होता कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, बल्कि ये इंश्योर करवाते हैं कि अगर कोई इस तरह नाखुशगवार वाक़या सामने आता है, तो हमारी मशीनरी कहाँ-कहाँ यूटिलाइज़ होगी और कितनी जो रिसोर्स देखिए मैपिंग है, देखिए, एक आम उसके आदमी है मुताबिक ना, जो वो है शायद हम ये आगे नहीं चलते हैं। समझेगा कि मेरी जान जा सकती है। उसको अगर छुट्टियां मिली हैं 10 दिन की, तो वो जरूर बाहर निकलेगा। तो फिर उसका हल क्या है? आप लोग उसको इंश्योर करने के लिए उसकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है ना। अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि वो बाहर निकल जाते हैं इसलिए उनकी अमवात हो जाती है, वो हमारे ऊपर नहीं आता। वो जिम्मेदारी जरूर हुकूमत पे ही आती है, वो इदारों के ऊपर ही आती है। तो पीडीएम में बना ही इसके लिए है, तो फिर उसका हल क्या है सर? सिर्फ एडवाइजरी और जो लेकिन आपका ये प्लान अभी है? जो बर्फबारी का सिलसिला भी आपने देखा है, शदीद बर्फबारी हुई है बलाई इलाकों में। लेकिन अभी जो है एक चतराल में वाक़या सामने आया है जिसमें लैंडस्लाइडिंग की वजह से 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा जो है कहीं पर जो है अमवात सामने नहीं आई। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में आप देख लें, वहाँ पर ठीक है, जो है इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है। ठीक है। जहाँ-जहाँ पर रोड बंद है, वहाँ पर मशीनरी यूटिलाइज़ हो रही है, वहाँ पर जो है सड़कें खोली जा रही हैं, मुतबादिल रास्ते दिए जा ठीक रहे है। हैं। जहाँ पर सयाह फँसे हुए थे, उन सयाहों को जो है पूरी फैसिलिटीज़ दी जा रही है। तो सही। ये जी, जी। ठीक है, डीजी साहब मुझे ये बताइएगा, मगरिबी हवाओं का ये सिलसिला कितना ज़्यादा जो है वो ताकतवर है, और आइंदा आने वाले दिनों में खुदा ना ख्वास्ता बर्फ के कोई तोदे गिरने की निशानदेही तो नहीं हुई है? देखें, ये आज रात तक तकरीबन हमारे ये पंजाब से तो निकल जाएगा, मरी या इन एरिया से, अच्छा। और खैबर पख्तूनख्वा भी। लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान के जो इलाके हैं ना, कल भी इसके ज़ेरे असर रहेंगे। अच्छा। लेकिन ये इसके बाद ना फौरन बाद मैंने आपको बताया ना कि दूसरा सिलसिला भी यानी आपको वो सोमवार मंगल बुध को ये इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब ठीक है। हमने तो बता दिया है, ओके। लेकिन ये अब आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर है, ये 2-3 दिन जो है ना, वो टेम्परेचर काफी गिर जाएंगे। ठीक है, फैजान ये रात के- बताइएगा कि जो ज़िले सतह पर मशीनरी है और जो इमरजेंसी वसाइल हैं वो पहले से आवाम के लिए मौजूद थे, जिस तरह बात कर भी रहे अनवर, वो बता रहे हैं कि हमारी तमाम तर तैयारी हुकूमती सतह पे मुकम्मल थी, ऐसा कुछ था या नहीं था?
जी देखें, हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा या पूरे पाकिस्तान में जो रेस्क्यू 1122 है वो काफी बेहतर तरीके से अपने काम को जो है वो सर अंजाम देती है। लेकिन जब इतना ज्यादा क्राउड आ जाए एक जगह पे और गाड़ियां मुख्तलिफ एरियाज में फंस जाएं, तो इतना ज्यादा अमला भी उनके पास नहीं होता कि वो हर जगह पे पहुंच सके। और एक पहाड़ी इलाकों का जो सिलसिला है वो उसका इस तरह नहीं है जिस तरीके से इस्लामाबाद, लाहौर या जो मैदानी इलाके हैं। पहाड़ी इलाकों में आपको किसी एक बंदे को रेस्क्यू करने के लिए भी पूरी टीम या पूरा एक रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए उनकी तैयारी तो मुकम्मल होती है, लेकिन वहां पे मुख्तलिफ जगहों पे गाड़ियां फंस जाती हैं। वहां पे रेस्क्यू के जो अमला है उनको पहुंचने में भी जो है वो काफी दुश्वारी होती है। तो इस वजह से भी जो है वो काफी चीजें काफी टाइम लग जाता है। और रेस्क्यू के जो एक बंदा भी जो है उसको रेस्क्यू करने में काफी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से उनकी तैयारियां जो हैं, एडवाइजरी तो जारी कर दी जाती है, रेस्क्यू का अमला भी या जिला इंतजामिया भी तमाम जो है वो अलर्ट होते हैं। लेकिन एकदम से जब इतना ज्यादा क्राउड या जिस तरीके से अभी ये अनवर ने भी कहा कि लोग जो है वहां पे आ जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन उसको लोगों पे भी तमाम चीजें जो है वो नहीं डालनी चाहिए। ये सरकार के जो मुलाजिम हैं या रेस्क्यू अमला जो है या जिला इंतजामिया जो है उनका काम ही ये है ठीक है, कि जल्दी से वहाँ पे मुझे जो एक कमेंट सियाह आ लेने रहे दीजिएगा हैं, अनवर का। उनको अनवर facilitate आइंदा करना। आने वाले दिनों के लिए पीडीएमए ने क्या तैयारी की है, मुझे जल्दी से 1 मिनट में बताइएगा। पीडीए में जो है पहले से कंटीजेंसी प्लान के मुताबिक चल रहा है। तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जितनी रिसोर्स मैपिंग की है हमने, तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितनी मशीनरी है तमाम अलर्ट है। अब न्यू एडवाइजरी भी हमने इशू की है, उस एडवाइजरी के मुताबिक जो है तमाम अमला और उसके साथ साथ तमाम मशीनरी जो है वो फील्ड में मौजूद है। ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।